हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फर्स्ट ईयर क्लास ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। अभी तक एसिम्पटोट्स पे हमने क्वेश्चंस किए हैं, एग्जांपल्स देखे हमने एसिम्पटोट्स के अलग अलग केसेस कैसे जो है निकालने हैं एसिम्पटोट्स आपको अलग अलग टाइप के कर्व्स के लिए। तो आज एक एग्जांपल और हम देख रहे हैं जिसमें पैरेलल टू द एक्सिस एसिम्पटोट निकालने पे हम बात दोबारा से एक बार करना चाहेंगे। तो देखें आप किस तरीके से ये जो एक आपको कर्व दे रखा है ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस कर्व का आपको एसिम्पटोट निकालना है और आपको गिवन है कि ये जो एसिम्पटोट्स निकालने हैं आपने ये पैरेलल टू द एक्सिस होने चाहिए। तो पैरेलल टू द एक्सिस एसिम्पटोट निकालने के लिए आपको जैसे मैंने पहले बताया था एक बार कि उसके लिए आपको एक्स स्क्वायर जो है उसका गुणांक और वाई स्क्वायर का गुणांक, तो इस केस में पर वैसे हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का कोफिशिएंट और हाईएस्ट पावर ऑफ वाई का कोफिशिएंट आपको जो है उसमें देखना ज़रूरी होता है। तो अपन क्या करेंगे, एक्स अक्ष के समानांतर जब अनंत स्पर्शी अपने को निकालनी होगी तो उसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक इकट्ठा करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा वो आपको यहाँ से और यहाँ से दोनों को ब्रैकेट में रखने से मिल जाएगा और वो बनेगा वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह जब वाई स्क्वायर का गुणांक की बात करोगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो आपको जो रूल बताया गया था उसमें एक कहा गया था कि जब भी आपको एसिम्पटोट्स पैरेलल टू द एक्सिस निकालने होते हैं तो आप कैसे प्रोसीड करते हैं, एक्स की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं 0 के बराबर, और जब y एक्सिस के पैरेलल लेना होता है y की हाईएस्ट पावर के गुणांक को इक्वेट करते हैं 0 के बराबर। तो यहाँ हमने वही करा है, x की हाईएस्ट पावर का जो गुणांक था एक्स स्क्वायर का वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको जब 0 के इक्वल रखा तो हमको मिला y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। और इसी तरह वाई स्क्वायर का जो गुणांक था वो था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसको जब हमने 0 के बराबर रखा तो हमको मिला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0, तो मिला x बराबर प्लस माइनस ए। तो अब ये दो एसिम्पटोट्स तो हमको यहाँ और दो एसिम्पटोट्स हमको यहाँ मिल चुके हैं, यानी इन टोटलिटी आपको जो है 4 एसिम्पटोट्स मिल चुके हैं। अब हम ये कंफर्म करना चाहेंगे कि इसके अलावा भी कोई एसिम्पटोट्स हैं इसमें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो है इस वाली इक्वेशन को दोबारा देखना पड़ेगा। इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है, ये है 4, क्योंकि x की पावर 2 एंड y की पावर 2, तो कितनी हो गई 4 डिग्री हो गई। तो 4 डिग्री के लिए आपको पता है कोई भी 4 डिग्री का कर्व होता है तो उसके नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स जो आपको होते हैं वो होते हैं 4, यानी जितनी कर्व की डिग्री है उतना ही उसमें एसिम्पटोट्स अगर एग्जिस्ट करते हैं रियल तो उतने ही निकलेंगे। तो यहाँ पर आपको 4 एसिम्पटोट्स मिल चुके हैं, यानी अब और आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो ये पैरेलल टू द एक्सिस एसिम्पटोट फाइंड आउट करने का एक एग्जाम्पल था। उसके बाद एक एग्जाम्पल और देखेंगे अपन यहाँ पे, ये कि फाइंड द एसिम्पटोट ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए जो पैराबोला है उसके लिए आपको क्या करना है, एसिम्पटोट्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखें आप, ये 2 डिग्री की इक्वेशन है, तो हम फाई टू m निकालेंगे यहाँ x बराबर 1 और y बराबर m रख के, तो हमको मिलेगा फाई टू m इज इक्वल टू m स्क्वायर। फिर हम फाई 1m निकालेंगे, तो फाई 1m जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4a, ठीक है। और फाई टू m इज इक्वल टू 0 रखते ही हमको m की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। तो m जब 0 मिला तो क्या होगा, c का मान परिमित नहीं आएगा। जब c का मान परिमित नहीं आएगा यानी फाइनाइट नहीं आएगा c का मान, तो हम कहेंगे कि इसके लिए कोई भी एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है जिसको आपको और अच्छे से देखना है कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x जो पैराबोला है उसका कोई भी रियल एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक। उसके बाद अपन आगे चलें तो आगे अपने को एक चीज़ और मिलेगी, वो है ये एक और आर्टिकल की तरह मैं इसको देखना चाह रहा हूँ, आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आर्टिकल की तरह इस वाले एग्जाम्पल को हम देखेंगे कि एल्जेब्राइक मेथड फॉर फाइंडिंग एसिम्पटोट्स ऑफ एल्जेब्राइक कर्व। ऑल्टरनेटिव मेथड एल्जेब्राइक कर्व के एसिम्पटोट फाइंड आउट करने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले है साहब मेथड ऑफ लिमिट्स। मेथड ऑफ लिमिट में ये क्या कहता है, ये विधि पूर्व में बताई गई विधि के से ज़्यादा सुविधाजनक है
अब सुविधाजनक कब होगी ये विधि, जब हमको ये समझ में आ जाएगा कि हमने इसमें करना क्या होता है। तो ये क्या कहता है, जब y माइनस एम वन एक्स n कोटि के पदों का अनावृत गुणनखंड है, यानी कि y माइनस एम वन एक्स उसमें एग्जिस्ट करना चाहिए। ये n कोटि के पदों का अनावृत यानी नॉन रिपीटेड गुणनखंड है। तो कोई भी अगर आपको कर्व गिवन है और आप अगर उसको इस फॉर्म में अरेंज कर पाएँ, किस फॉर्म में, y माइनस एम वन एक्स मल्टीप्लाइड बाय अ फैक्टर एफ एन माइनस वन प्लस पी एन माइनस वन इज इक्वल टू 0, तो आप इसको कहेंगे कि इस इक्वेशन को क्लासिफाई किया जा सकता है इस केस फर्स्ट में। दैट मीन्स जब y माइनस एम वन एक्स जो है नॉन रिपीटेड रूट है और ये आपको कर्व की गिवन इक्वेशन है, उस केस में इस मेथड को हम यूज कर सकते हैं। तो और कंडीशंस क्या है इसमें, उसको देखने की कोशिश करें। जहां एफ एन माइनस वन में केवल n माइनस वन कोटि के पद हैं, ये जो एफ एन माइनस वन है इसमें कितने कोटि के पद हैं, n माइनस वन डिग्री के पद इसके अंदर है। एक डिग्री यहाँ मिल गई, तो टोटल मिला के कितनी डिग्री हो गई इसकी, n। और पी एन माइनस वन क्या है, शेष सभी पद जिनको क्या कर सकते हैं, कोटि, जिनकी कोटि n माइनस वन है। तो समझने की बात यहाँ पर ये निकल करके आई कि y माइनस एम वन एक्स की कोटि तो हो गई 1 और एफ एन माइनस वन की कोटि हो गई n माइनस वन, तो इन दोनों की कोटि मिला करके तो आपके पास आ गई कितनी, n। और इसके साथ एक और फैक्टर पड़ा हुआ है, इसके अंदर सभी पद हैं जो मिला करके ज़्यादा से ज़्यादा जिनकी कोटि कितनी आती है, n माइनस वन। तो ये जो फॉर्मेट बना वो फॉर्मेट इस तरह का बना कि फर्स्ट चीज़ तो ये होनी चाहिए कि y माइनस एम वन एक्स टाइप का इसके अंदर एक गुणनखंड हो और साथ में n माइनस वन कोटि के इसमें पद पड़े हुए हों, तो टोटल मिलाकर के फर्स्ट वाली इतने टुकड़े की डिग्री जो बन जाती है वो बन जाए n, और साथ में अदर फैक्टर्स जितने भी पड़े हैं वो n माइनस वन डिग्री के से ज़्यादा के ना हों। ठीक है, तो ऐसा होने के बाद क्या होता है, इसमें ये जो नीचे लिखा है ये वही सब चीज़ मैंने जो बोली है वही लिखा हुआ है। अब क्या होता है, स्पष्ट है कि समीकरण फाई एन एम बराबर 0 का एक मूल m1 है। तो हम क्या करते हैं, पहले जब हमने एसिम्पटोट फाइंड y बराबर m और x बराबर 1, तो m माइनस वन, m माइनस एम वन इज इक्वल टू 0 मिलेगा इससे। तो क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू एम वन, यानी m1 एक गुणनखंड है किसका, इस समीकरण का। ठीक है, तो जब m1 गुणनखंड हो जाएगा और y माइन अतः एक अनंत स्पर्शी y बराबर m1 x प्लस c होगी बशर्ते c परिमित है। तो हम यही तो करते हैं, क्या करते हैं, हम गुणनखंड करते हैं फाई एन एम बराबर 0 के और उससे मूल निकालते हैं, वो मूल आ गया हमारे पास m1, और y बराबर m1, y बराबर mx प्लस c के अंदर m का मान हमने क्या रख दिया, m1 रख दिया, और ये कंडीशन और डाल दी कि c शुड बी फाइनाइट। जब c फाइनाइट है तो क्या होगा, y बराबर m1 x प्लस c जो है एक अनंत स्पर्शी बन जाएगी, किसकी, दिए हुए इस कर्व की बन जाएगी। अब आप जानते हैं कि c बराबर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी y माइनस एम वन एक्स होता है। c की वैल्यू यही होती है ना, जहाँ एक्स वाई वक्र की अनंत शाखा पर स्थित है। किंतु जब एक्स वाई वक्र एक पर स्थित है उस केस में क्या होगा साहब, उस केस में होगा y माइनस एम वन एक्स इज इक्वल टू पी एन माइनस पी एन माइनस वन एफ एन माइनस वन। यानी इस वाली इक्वेशन को हमने क्या लिखा, y माइनस एम वन एक्स तो यहीं छोड़ लिया और माइनस का पी एन माइनस वन बना के वहाँ ले गए और एफ एन माइनस वन हमने क्या करा, इसके नीचे उतार दिया। अब c के लिए आपको पता है क्या करना होता है, c के लिए हमको लिमिट लेनी होती है। तो c निकालेंगे जब, तो दोनों साइड लिमिट ले ली एज x टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, तो एक चीज ये आ गई आपके पास और एक ही आ गई। ठीक है, जो लिमिट x टेंडिंग टू y बाय x इज इक्वल टू एम वन एक्स के प्रयोग से प्राप्त होती है, ये लिमिट कैसे प्राप्त होगी आपको, कि लिमिट x टेंडिंग टू y अपॉन एक्स इज इक्वल टू एम वन एक्स, इससे प्राप्त होती है। ठीक है, ये क्या है, ये वाली चीज क्या है, ये
अगर इसमें से m1 कॉमन लें तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू m1x से प्राप्त होती है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब आगे चले तो हमको ये मिला कि यहां पर इसको देखें, अतः खंड y माइनस m1x के संगत अनंत स्पर्शी क्या होगी, y लिमिट y माइनस m1x इज इक्वल टू लिमिट pn माइनस वन अपॉन fn माइनस वन, यानी इसको दोबारा अपन क्या किया, यहां लिया है। तो y माइनस m1x जो है ये क्या है एग्जैक्टली, y माइनस m1x जो है एक लाइन का इक्वेशन है। तो ये जो आपको मिला y, अतः खंड y माइनस m1x, कौन सा खंड, ये वाला, ये y माइनस m1x के संगत अनंत स्पर्शी जो होगी वो क्या होगी, लिमिट x टेंडिंग टू y बाय एक्स निकालें इज इक्वल टू m1x, ठीक है, के प्रयोग से प्राप्त होगी। यानी ये सब्स्टिट्यूशन आपको इसमें करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, y माइनस m1x इज इक्वल, इसको यहां ले आएंगे, प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी pn माइनस वन अपॉन fn माइनस वन इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार प्रत्येक रैखिक खंड वास्तविक या काल्पनिक के संगत अनंत स्पर्शी ज्ञात कर सकते हैं। तो अब इसको यूज करते हुए, किसको यूज करते हुए, जो y माइनस m1x फैक्टर था इसको आप यूज करते हुए क्या कर सकते हैं, हर खंड, जैसे ये y माइनस m1x है, अगर इसके साथ एक फैक्टर और लगा होता, कौन सा, y माइनस m2x अगर होता तो उसके संगत भी हम इसी प्रकार से अनंत स्पर्शी ज्ञात कर सकते थे। कंडीशन क्या है, कंडीशन यही है कि आपके पास जो है, जो इक्वेशन है जिसका आपको एसिम्प्टोट फाइंड आउट करना है वो बशर्ते हमेशा इस फॉर्म में होनी चाहिए। ये सब्स्टिट्यूशन के प्रयोग से प्राप्त होती है, इसको एक तो ध्यान में रखना है, और एक आपको सीधा सीधा आगे आकर के क्या करना है, इसमें यहाँ पर आ जाना है, ये करना y माइनस m1x प्लस लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी pn माइनस वन अपॉन fn माइनस वन इज इक्वल टू 0। ये जो है आपका एक और तरीका है जिससे हम एसिम्प्टोट फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये तरीका कंपैरेटिवली, अगर इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो दिस मेथड इज कंपैरेटिवली इजी, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, इस वाले फैक्टर को तो रखो यहाँ, इसको ले जाओ इधर और fn माइनस वन को नीचे उतार लो और लिमिट क्या ले लो, एज x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एकदम से एसिम्प्टोट आ जाएगा। पर आपको पहचानना पड़ेगा ये कि ये एक नॉन रिपीटेड फैक्टर है, उसके पास में n माइनस वन डिग्री की टर्म पड़ी है, यानी ये वाला पूरा मिला के डिग्री n का हो गया, और इसके आगे जो चीज़ पड़ी है pn माइनस वन, ये कितनी डिग्री की है, n माइनस वन डिग्री की है। अगर इस फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन आता है, इस तरीके का कोई क्वेश्चन होता है, तो ये मेथड जो है आपके लिए बहुत फ्रूटफुल और इजी होता है। ठीक है, अब इसके बाद अपन एक दूसरा लिमिट वाला मेथड अगले टर्न पर जो है डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक